पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? पाकिस्तान का जो सरकारी रकबा है वो 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि यानी कि आपके पास 6.7 केनाल हो। बिजली से बाहर निकले तो आईपीपी का माफिया बन गया, आप हाउसिंग से बाहर निकले तो कब्जा ग्रुप बन गया, चाइना कटिंग का ग्रुप बन गया, रियल एस्टेट बन गया, चाइना ग्रुप बन गया, बड़े बड़े टिड्डा वाले रियासत को बाहर निकाला, अंदर जराइम पेशा घुस गए। अब जराइम पेशा आप पर काबिज है मलिक रियाज साहब के एक पीएचडी उन्होंने रखा हुआ। तो जब कोई मेहमान आता था कहते हैं मैं तेन पीएचडी दे हत्ती चाह पिलान दिया, क्या औकाती तालीम दी। मलिक रियाज की वजह से जमीनों पे कब्जे करके बेचने वाले कौन सन? वो पीएचडी सन सारे। तो बंदे थे पीएचडी क्यों करे भाई? एक पुलिस वाला, एक प्रॉपर्टी डीलर, तालीम दी लोड़ की है। चुको चुको बच्चे नो। एक बहुत बड़े टाइकून ने एक बहुत बड़े खानदान को लाहौर में महल बना के दिया। क्यों दिया? जो बड़ा बड़ा विजनरी थे वो लीडर जो थे। सही बात है, सही बात। आपने इसको डीरेगुलेट करके सिटी ऑफ गार्डन्स में हम बैठे हैं, सिटी ऑफ गटर्स में तब्दील कर दिया। सिटी ऑफ गार्डन्स था ना, सिटी ऑफ गटर में, सिटी ऑफ गटर्स में तब्दील कर दिया। दुनिया का गंदा तरीन शहरों में से पहले दूसरे नंबर पे लाहौर होता है। क्या हुआ? प्लाट पे कब्जे की लड़ाई। एक आ गया टाइकून, बहुत बड़ा डेवलपर है, बहुत बड़ा डेवलपर है। अब उसके रेड वारंट निकलवाए हुए ना, मैंने उसकी तारीफ की थी ना मैं वारंट भिजवाया। बट इट्स नॉट अबाउट मलिक रियाज, इट इज अबाउट द सिस्टम जो कि गलत था और दो नंबर जिसने आपके शहरों को गंदा किया, आपकी सियासत को गंदा किया, ब्यूरोक्रेसी को खराब और गंदा किया, करप्ट किया। तुम क्या समझते हो यहाँ पार्टियां और सियासत जो है वो प्रोफेसर चलाते हैं? अस्सलाम वालेकुम और सारे पाकिस्तानियों को मुबारक हो, क्योंकि आज के पॉडकास्ट सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि आप एक बंदा, हर बंदा आपके घर में 134 मरलों का मालिक है। काजी साहब आप हमारे साथ बैठे हैं तो इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ एआई से सवाल किया था, अब आपसे उसका मैंने जवाब देना है। एआई क्या बताता है? मैंने एआई से पूछा कि पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है और अगर इसको पाकिस्तान की आबादी पे तकसीम किया जाए तो फी कस एक बंदे के पास कितनी प्रॉपर्टी आएगी। तो उन्होंने जवाब दिया कि जी 2026 के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 25 करोड़ 93 लाख है। ठीक है, कुल रकबा पाकिस्तान का जो सरकारी रकबा है वो 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद उससे कुछ एवरेज फिगर भी दी है, लेकिन उसने कहा जी फी कस रकबे की अगर आप बात करते हैं तो एक बंदे के पास, यानी कि जैसे कि मेरे पास तकरीबन 3400 मुरब्बा मीटर होंगे। ना कह रही है तो मैं नहीं समझ आती मुरब्बा मीटर क्या होंगे। उन्होंने कहा कि यानी कि आपके पास 6.7 केनाल होगी, 7 कनाल पौने। तो मैंने कहा ये भी यार समझ नहीं आ रही, हम तो गरीब हैं। तो उसने कहा तुम्हारे पास 134 मरले होंगे, यानी कि कहा साहब आप भी 134 मरलों के मालिक, मैं भी 134 मरले का मालिक, ये सारे हमारे दोस्त 134 मरले के मालिक। कहा साहब इतना लैंड है पाकिस्तान में, कहा साहब गुर्बत इतनी ज्यादा, लोगों में हाउसिंग नहीं है, क्या वजह? आज इस पॉडकास्ट का आगाज मैं एक फेबल से, एक मफरूजियाती कहानी से करता हूँ, फर्जी कहानी से करता हूँ। वो एक आदमी जब दोज़ख में गया तो उसने देखा कि अनवा व अक़साम के खाने पके हुए, ठीक है, और हर चीज़ है, लेकिन खा कोई नहीं पा रहा क्योंकि 3-3 गज की चम्मच है। ठीक है, लंबी चम्मच है, वो आ ही नहीं मुंह में, क्या करे, मुंह में डाल ही नहीं सकता। ठीक है, वो बंदा जन्नत में चला जाता है। अच्छा, जन्नत में जाता है तो वो देखता है कि यहाँ क्या सिस्टम है। वहाँ भी अनवा व अक़साम के खाने थे, चम्मच वहाँ भी 3-3 गज की थी। फ़र्क सिर्फ एक था कि जन्नत में लोग उन चमचों से एक दूसरे को खिला रहे थे। यानी मेरा चम्मच है तो मैं आपके मुंह में खिला रहा हूँ, आपके चम्मच में। मैंने ये कहानी क्यों बताई कि इस यूनिवर्स में अल्लाह ने इतने कुछ रख दिया है, ठीक है, कि किसी को रात को भूखा सोने की ज़रूरत नहीं है, बगैर छत के सोने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आते हैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान के हाउसिंग क्राइसिस पे। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम जब फिगर देखा था तो कोई 11 मिलियन घर या 1 करोड़ 10 लाख घरों की कमी थी। उसके बाद मैंने देखा कि इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, अगर आप अभी नेट पे मारें, इनफॉर्मल सेटलमेंट का मतलब है कि नॉन साइंटिफिक तरीके से बने हुए घर, ठीक है, कच्ची आबादियाँ। ये जो सुराब गोट है कराची का, और कराची में आप फिगर निकाल के देखें तो मेरे पास एक पुराना फिगर है, मैं दोबारा इसको वेरीफाई करके अगले किसी भी इलाके में बता दूंगा कि वहाँ पे जो अमीर इलाके हैं वहाँ पे एक हेक्टर में जो है कोई 80 लोग रहते हैं, और जो गरीबों के इलाके हैं 1 हेक्टर में 5000 आदमी रहते हैं। ओए होए। अब बात यह है कि जब आपने डीरेगुलेट किया हाउसिंग को, यानी रियासत हाउसिंग में से बाहर निकल गई, आपने जो काम किया जिसमें से रियासत बाहर निकली है, आप बिजली से बाहर निकले तो आईपीपी का माफिया बन गया, आप हाउसिंग से बाहर निकले तो कब्जा ग्रुप बन गया, चाइना कटिंग का ग्रुप बन गया, रियल एस्टेट बन गई।
چائنا گروپ بن گیا بڑے بڑے ٹڈا والے. وہ میرا ایک چیز وائرل ہوئی ہے, میں دوبارہ نہیں کہنا چاہتا, لوگ اس کو مس یوز کر رہے ہیں, کہ جو یہاں کے جو بڑے ٹائکون ہیں جناب ملک ریاض صاحب, جی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جاتا ہے بھائی دروغ بر گردن راوی کہ ایک پی ایچ ڈی انہوں نے رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو کہتے ہیں میں تینوں پی ایچ ڈی دے ہاتھی چاہ پلان دیا, کیا اوقاتی تعلیم دی, یعنی یہ کہا جاتا ہے. I don't know whether it is true or not, لیکن یہ کہا جاتا ہے. اور اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ قرین حقیقت ہی لگتا ہے, اگر ہے نہیں ہے تو ہم معافی مانگ لیتے ہیں بھائی ملک صاحب سے. اب ٹھیک ہے. لیکن بات کیا ہے, آج کی بورژوازی کی ذرا حالت تو دیکھیں, یہ کتنے پڑھے لکھے ہیں. ملک ریاض کی وجہ سے زمینوں پہ قبضے کر کے بیچنے والے کون سن, وہ پی ایچ ڈی سن سارے. تو بندے تو پی ایچ ڈی کیوں کرے بھائی. ایسا ماڈل ٹاؤن تھا جیسے میں جناب کو آپ کے پاس بیٹھا ہوں, وہاں کی دکان پہ یہ میرے پاس کم سے کم جان ہو, تھوڑی سی ایک پستول ہو, ایک میرے گھر کا بندہ وکیل. یہاں کیا چل رہا ہے, ایک گروپ ہے اسے ایک وکیل ہے, ایک پولیس والا ہے, ایک پراپرٹی ڈیلر ہے. تعلیم دی لوڑ کی ہے, چکو بچے نو. ہاں لا کی ڈگری لا کی ڈگری تو مل ہی جاتی ہے, آپ کو پتا ہے. ایک جج صاحب کی جعلی ڈگری ہم نے نکال دی ماشاءاللہ کراچی والے, اور کون سی چیز جعلی یہاں نہیں ملتی. بالکل. یہاں تو جو میں نے ایک بات ٹی وی پہ کہی تھی, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو فورجری ہے, جی فورجری کو اردو میں کیا کہتے ہیں, 2 نمبری یہ کہہ سکتے ہیں, یا فورجری یعنی نیگیٹو چیز ہی جو اس کو اب کریٹو رائٹنگ کا درجہ دے دینا چاہیے ہمیں. اسے فنون لطیفہ کیسا بنا دینا چاہیے کہ کانٹریکٹ ہی ایسا لکھو جس میں 2 نمبر مطلب ہے یہ. اب آپ نے کیا کیا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاؤسنگ کے سیکٹر کی جو آپ نے اس کو ڈی ریگولیٹ کیا, پرائیویٹائز کیا, اس کا نتیجہ کیا نکلا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ایک بندے نے کہا تھا کہ عمارتیں کسی قوم کا لباس ہوتی ہے. یہ دیکھو اپنا لباس, اپنی حالت دیکھو, شرم نال ڈب مرو. میں آپ کو ایک واقعہ, کچی آبادیاں دیکھو, اپنے حالت دیکھو, اپنے پلازے دیکھو. یہ شہر جو دنیا کا گندا ترین شہر ہے, جس نے دلی کو بیٹ کر دیا جی, یہ ڈی ریگولیشن کا نتیجہ نکلا. لیکن یہ ایک نتیجہ ہے. دوسرا نتیجہ کیا نکلا, جب اتنا ڈھیر پیسہ آ گیا, اتنا جرم کر لیے, تو سیاست کی ضرورت بھی تو پڑتی ہے نا. پھر ہم نے سیاست میں گھسے, وہاں ہم نے فنڈنگ کی. ایک بہت بڑے ٹائکون نے ایک بہت بڑے خاندان کو لاہور میں محل بنا کے دیا. ہاں جی. کیوں دیا, کہ بڑا بڑا ویژنری تھے وہ لیڈر جو تھے. صحیح بات ہے, صحیح بات. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو ڈی ریگولیٹ کر کے سٹی آف گارڈنز میں ہم بیٹھے ہیں, سٹی آف گٹرز میں تبدیل کر دیا. سٹی آف گارڈنز تھا نا, سٹی آف گٹر میں, سٹی آف گٹرز میں تبدیل کر دیا. دنیا کا گندا ترین شہروں میں سے پہلے دوسرے نمبر پہ لاہور ہوتا ہے. یہ آپ کی ڈی ریگولیشن. آبادی بہت زیادہ ہے جی. آبادی بہت زیادہ ہے, تو ابھی آپ بتا تو رہے تھے کہ زمین کتنی زیادہ ہے. ہاں, شہروں کو پھیلائے نا. ہاں جی, کیسا پھیلایا تو تھا عمران خان صاحب. لیکن میں آپ کو ایک بات واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایک دن میں ٹریول کر رہا تھا جواد احمد صاحب کے ساتھ. تو آپ کا ذکر ہوا, تو انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب نے ایک بات کی جو میرے دماغ سے کبھی نہیں نکلتی. کہتے وہ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ, اور ہم کہیں پر انڈر پاس سے گزر رہے تھے, تو انہوں نے ایک دم دیکھ کے کہا, جواد صاحب یہ کنکریٹ کا جنگل ہے. کچھ ایسا آپ نے بولا. یہ کیا تھا کہ کنکریٹ کا جنگل ہے. تو وہ ہمیں کوٹ کرتے ہیں کہ یار وہ بہت بات بڑی چھوٹی تھی, لیکن وہ اس بات کو اگر سمجھا جائے کہ ہر طرف کا جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کنکریٹ ہی نظر آ رہی ہے. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور فرق بتاتا ہوں. جی. اگر آپ کسی سوشلسٹ سسٹم کے تحت بنے ہوئے شہر میں چلے جائیں تو وہ ورٹیکل نہیں ہے, ہاریزنٹل ہے. کیوں کہ صاحب؟ کیونکہ یہاں سے ایک انچ زمین بیچنی ہے. دیکھو, شہر آپ کے, میرے لیے گھر آپ کے, اور میرے لیے ایک رہنے کی جگہ ہے. جی. مگر جو ریئل اسٹیٹ کے مالک ہیں ان کے لیے یہ گولڈ مائن ہے, بیچنے کی جگہ. قبضے کتنے قتل ہوتے ہیں اس پہ آپ مجھے بتائیں. جی. یہاں پہ نوید سعید انسپیکٹر ہوتے تھے, ایک آدھ دفعہ میری ان سے ملاقات بھی ہوئی. میں نے انہیں کہا بھی تھا, ان کی کہانی سننے کے بعد, وہ ہمارے دوست ہیں جمیل چشتی ان کے ساتھ تھے, تو میں نے کہا یار چلا جائے تو بیچارہ وہ نہ رہے. تو کیا ہوا, پلاٹ پہ قبضے کی لڑائی. آج یہ حالت ہے کہ میرا ایک دوست ہے 35-40 سال, اس نے مقدمہ لڑا سپریم کورٹ میں, اسی ماڈل ٹاؤن میں کچھ 1 کنال پراپرٹی اس کے حق میں ہوا, بیچنا اسے قبضہ کوئی پڑا. He could not get
the verdict of the Supreme Court implemented. Simple as that. ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਚੱਟਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ, ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਨਿਕਲੋ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ संभाल लवांगे। तो अब आपने क्या किया, डीरेगुलेट करके आपने अपने शहरों को बर्बाद कर दिया, सिटी ऑफ गार्डन्स को आपने सिटी ऑफ डर्टीएस्ट सिटी इन दी वर्ल्ड, उसके इसका हवा का इंडेक्स देख लें। इसके बाद आपने सियासत को पोल्यूट किया। एक आ गया टाइकून, बहुत बड़ा डेवलपर है, बहुत बड़ा डेवलपर है, अब उसके रेड वारंट निकलवाए हुए हैं। ना मैंने उसकी तारीफ की थी, ना मैंने रेड वारंट भिजवाए। बट इट्स नॉट अबाउट मलिक रियाज, इट इज अबाउट द सिस्टम जो कि गलत था और 2 नंबर था, जिसने आपके शहरों को गंदा किया, आपकी सियासत को गंदा किया, ब्यूरोक्रेसी को खराब और गंदा किया, करप्ट किया। अब मुझे बताएं, कितनी रोजाना खबरें हम पढ़ते हैं कि कितनी हाउसिंग सोसाइटियां इलीगल हैं। आप उसके विक्टिम मेरे सामने बैठे हुए हैं, क्या रहमान गार्डन या क्या है, वो आपका प्लाट खा के बैठे हुए, नहीं ऐसे जी। अल्नूर ऑर्चर्ड है, अल्नूर ऑर्चर्ड, सॉरी यार, रहमान वालों से माफी चाहता हूं मैं। अल्नूर ऑर्चर्ड में आपने मुझे बताया कि भाई वो ऐसे कई हजारों लोग आपको निकले, मुझे रगड़ा, फाइलें बेच रहे ने, फाइलें बेची जा रहे ने, हैं, नीचे इतनी जमीन नहीं है जितनी, और जो इसके रेगुलेटर है। अब मुझे बताएं, मैं एक बिल्डर हूं, मेरी वर्थ है 900 अरब रुपया जी, 17वें ग्रेड का 1.25 लाख का मुलाजिम, उसकी क्या औकात मेरे सामने जी, वो लड़ सकेगा मेरे साथ? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, फिर उसकी पुश्ता नहीं लड़ सकती। तो फिर आज क्या है, आज ये जब हम ये आपस में बातें करते हैं तो ये वो सरमायादारी निज़ाम है जिसमें हमें गलती से कोई दयानदार बंदा मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसे पागल समझते हैं। जो आदमी जो है वो हराम के इस सिस्टम के अंदर नहीं घुसना चाहता। मैं एक बच्चे को जानता हूं, मैं नाम नहीं लेता उसका, वो एक ऐसे इदारे में बैठे हुए जहां बड़े लोग माल बनाते हैं, वो साइड पे नुक्कड़ पे बैठा हुआ और उन्होंने अंदर कराता है इन्होंने। मैं रातों रात भाग के, कुछ ज़्यादा दोस्त हमारे भी 4 जानने वाले थे, और मैं कसम खा सकता हूँ कि वो टका भी हराम का नहीं उठाता, बल्कि वो कोई और नौकरी लबन डे है, ठीक है, कि यार मैं इस इदारे से निकल जाऊँ, मैं तो तनख्वाह पे गुजारा। तो ये सारा जो वारदात हुई, बात हाउसिंग से शुरू हुई, ठीक है, कि आपने अपने शहरों को गंदा किया, ठीक है, आपने सियासत को पोल्यूट किया काले पैसे से, ठीक है, काला धन। आपको पता है इंडिया में जो लोग लोकसभा में या उसमें पहुंचते हैं, राज्यसभा में, उनकी सेनेट जो है, ठीक है, अभी नेट पे मार के देखें, तकरीबन आधे जो है हार्डन क्रिमिनल्स होते हैं, जिन पर के इल्जाम, हाँ जी, जिन पर एक्सटॉर्शन है, जी, जो जी, कब्जा ग्रुप जी, हैं, जी, जी, जिन पे इंतजाम। सिर्फ वही हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहले कल भी मैं एक बात कर रहा था, मैं आज भी बता। एक जगह मैंने पढ़ा कि एक बंगाल, वो बंगाल की एक रीजनल लेफ्ट की पार्टी थी, तो उसमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही थी, तो वो लड़ पड़े कि जी ये आपने टिकट गलत दिया है, एक जराइम पेशा को दे दिया है। तो कहते यार कोई नहीं, आखिर में वो जो उनका लीडर था ना पार्टी का, तुम क्या समझते हो, यहाँ पार्टियां और सियासत जो है वो प्रोफेसर चलाते हैं। तो ये जो काला पैसा है, ठीक है, अब एक स्टडी होती है अमेरिका में, एक स्टडी होती है इंडिया के बारे में, और वो स्टडी बताती है कि एक जराइम पेशा आदमी का इंडिया में इलेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है बनिस्बत शरीफ आदमी के। इस पे पूरा प्रोग्राम किया तुमने जी, जी, क्यों? कहते जी तो हर काम ही कन टुट्टा करा सकता ऐसे ही है, है, जायज काम भी कन टुट्टा करवाता जी, है। ऐसे ही है। आपके घर में टूटी पानी की वो लगवा के दे इज्जत सकता का ऐसा उसकी है, थाने कचहरी के काम वो तो करवा ये सकता सारा जो इन्वर्स हुआ है, अदना आला बन गया, आला अदना बन गया, ठीक है। ये क्यों हुआ? बिकॉज आपने ये जो सिस्टम अडॉप्ट किया, बड़ा अच्छा सिस्टम है, इसमें हम डीरेगुलेट कर रहे हैं, रियासत को हम बाहर निकाल रहे हैं, रियासत को बाहर निकाला, अंदर जराइम पेशा घुस गए, अब जराइम पेशा आप पर काबिज है। बिल्कुल ठीक, तो ये है, इसी तनाजुर में आप सईद काजी को देख लें, मलिक रियाज साहब को देख लें, किसी और प्रॉपर्टी टाइकून को देख लें, ये दिस इज हाउ इट इज। यू हैव एन इकोनॉमिक रैक, आपकी मैशत एक इकोनॉमिक रैक है, आपका वाहिद जरिए मुआश क्या है? कर्जा, और यही है ना जी। चलो दुबई ने पैसे वापस ले लिए, सऊदी अरब को ले लो, चलो चाइना को ले लो, और क्या है? ठीक है। शहरों की अपनी हालत देख लें, और सियासत की अपनी हालत देख लें, अवाम की देख लें। तो 2.5-3 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर बैठा हुआ है, 5 में से 3 माएँ अनेमिक हैं, और 47% जो बच्चे हैं वो उनकी स्टंटेड ग्रोथ है। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये है कि वो बचपन से सीधे बुढ़ापे में चले जाते हैं। साहब देखें, अगर इनके बारे में सोचा जाएगा तो फिर ये बैंक ऑफ पंजाब वगैरह से 1200 अरब का लोन लेगा, कैपेसिटी पेमेंट किसको देनी है? अगर अमीर नहीं
हेल्दी होंगे पाकिस्तान के अंदर तो गरीब काम किसके लिए करेंगे? मैं बस इतना आप चाह रहे हैं कि गुर्बत खत्म हो जाए मैं ये पाकिस्तान नहीं से? कह रहा कि मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बता ये रहा हूं कि दिस इज व्हाट यू आर, आई एम होल्डिंग अप अ मिरर टू देम। मैं कह रहा हूं अपनी शक्ल देखो, आंखें खोलो, तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी अपनी शक्ल देख के इस आईने में। मैं सिर्फ इतना कह रहा प्लास्टिक सर्जरी करवा लेंगे हूं। प्लास्टिक क्या हो गया? मैं आप बताता हूँ आपको, बड़ों के नाम बताता हूँ, उन्होंने दूं आपको कोई बंदा कैसा? प्लास्टिक सर्जरी में भी अगर इंसान के दिल में या अंदर जुर्म छपो तो दिल की सर्जरी नहीं हो सकती चेहरे पे दिल की जो है प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी चेहरे क्या? की नौसत उससे भी नहीं जाती। अच्छा दिल शफाफ ना हो तो 526 सर्जरियां करा लो, चेहरे पे नौसत ही रहेगी। ठीक है भाई साहब, मैं तो रिकमेंड करने लगा था आपको कोई उधर मलेशिया का डॉक्टर। मैंने कहा खैर, इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।